नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधाएं कौन-कौन सी हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम एज प्रॉब्लम, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले टीचर एटीट्यूड। अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, ये कि ये तो ऐसा ही है, ये डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर मतलब जो स्टेरियोटाइप के बिहेवियर हैं उसको लेके बच्चों को जज करना कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम खड़ा करता है। रिगिड मेथड, रिगिड करिकुलम, वही करिकुलम वही मेथड बार-बार दोहराना जो पहले से चला आ रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। ये भी कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरियर हो, वो एक्सेस नहीं कर पाए, आसानी से पहुँच नहीं पाए, ऐसा एनवायरनमेंट भी एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम होता है। मेनी ड्रॉप आउट, मेनी रिपीटर्स, मतलब कुछ दिन आने के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। या फिर वही बच्चे बार-बार रिपीट होते रहते हैं, वो भी। हाँ, टीचर एंड स्कूल नॉट सपोर्ट, टीचर और स्कूल बच्चों का अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस तरीके की उनकी नीड है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। पेरेंट्स नॉट इन्वॉल्व, अगर स्कूल के साथ, टीचर के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, या फिर मिलते-जुलते नहीं है, बच्चों की एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, तो भी एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, जो टीचिंग ऐड होते हैं पढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपयोग किए जाते हैं, हम कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। अगर सहायक शिक्षण सामग्री या कोई उपकरण नहीं होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग, अगर जो हम ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, सही तरीके से नहीं सिखा रहे हैं, अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं दे रहे हैं, या फिर उपयुक्त तरीके से कौशल नहीं सिखा रहे हैं, तो भी बच्चों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आगे जानेंगे एक-एक करके बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। सबसे पहला अगर हम देखें एटीट्यूडनल बैरियर, तो जो एटीट्यूडनल बैरियर होता है, जैसे लोगों को अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें, तो लोग डिसेबिलिटी के प्रति बहुत सारी लोगों की रूढ़िवादिता होती है कि मतलब पुनर्जन्म का पाप है, या फिर ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये डिसेबल्ड है तो ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत पिटी चैरिटी करते हैं, अवॉइडेंस होती है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक तरीके का एटीट्यूडनल बैरियर है। एटीट्यूडनल बैरियर जो है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर रिलेटेड टू इंक्लूजन इन एजुकेशन आर नेगेटिव एटीट्यूड। मेनी पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू interact with people with disability. They think that person with disability lack the skills needed to live in the community or be educated with non-disabled children. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शिक्षा में समावेश से संबंधित कुछ बड़ी बाधाएँ या फिर नेगेटिव जो एटीट्यूड हैं, वो होते हैं। जैसे उसमें बहुत लोगों को लगता है कि डिसेबल्ड बच्चों के पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती है, या उनसे बातचीत नहीं कर पाएँगे, या वो बेचारे होते हैं, तो लोग उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना ये होता है कि व्यक्तियों में समुदाय में रहने या गैर विकलांग बच्चों के साथ शिक्षित होने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। उनको लगता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ मिल-जुल नहीं सकते, क्योंकि उनके बराबर उनके कौशल नहीं है, उनको ये लगता है, तो उनकी डिसेबिलिटी पर ज़्यादा फ़ोकस होता है, और ये जो फ़ोकस है वो कहीं न कहीं नेगेटिव एटीट्यूड के लिए होता है। अगर हम फैसिलिटी की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं, एनकरेजिंग एम्पैथी कर सकते हैं, कोलैबोरेशन को एनकरेज कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी के प्रति जो स्टेरियोटाइप बिहेवियर है लोगों का, वो उनको अवेयर करके ख़त्म कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो उसमें हमें जो भी बच्चे होते हैं उनकी एबिलिटी देखने की ज़रूरत है। अगर उनका कोई एक सेंस या कोई एक पार्ट बॉडी का अफ़ेक्ट होता है, तो दूसरा सेंस या दूसरा पार्ट उससे ज़्यादा अच्छा होता है काम करने के लिए। तो उनको जो भी अवेयरनेस है डिसेबिलिटी के प्रति, वो देने की ज़रूरत पड़ती है।
एटीट्यूडनल बैरियर, जैसे एटीट्यूडनल बैरियर की अगर हम बात करें तो अनदर एटीट्यूडनल बैरियर फेस्ड बाय स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी इन फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग which is a serious barrier to learning and can lead to isolation and closure of possible inclusion. Often they are object of ridicule or outright ostracism in school and community. मतलब जो विकलांग छात्र हैं उनके द्वारा सामना की जाने वाली एक व्यवहार जो बाधा शारीरिक भावनात्मक बदमाशी है जो सीखने के लिए गंभीर बाधा है। जैसे लोग क्लासरूम में बुली करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, जैसे अगर कोई काम है बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उससे कहीं न कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस की बच्चों में कमी हो जाती है और वो अपने आप को अलग-थलग फ़ील करने लगते हैं। उनका अलगाव होने लगता है और वो अक्सर क्या करते हैं, वो हमेशा उनका बहिष्करण हो जाता है, मतलब आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं कहीं न कहीं। तो इन चीज़ों से अगर बुली रुक जाए और लोग मतलब लोगों को एप्रिशिएट करने लगे, सम्मान देने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, तो कहीं न कहीं जो ये बैरियर है बुली करने वाला, ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी। Attitudinal barrier, as with the society in general, it is important that consistent and strong advocacy must be given to them, considering that the negative attitude and stereotype are often caused by a lack of knowledge, understanding and acceptance of person with disability. सामान्य रूप से समाज के साथ ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें लगातार मजबूत एडवोकेसी दी जानी चाहिए, मतलब डिसेबिलिटी के प्रति, कि इसमें राइट्स भी हैं, एडुकेशन भी ले सकते हैं, वोकेशन भी ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। तो इस टाइप की एडवोकेसी दी जानी चाहिए। ये देखते हुए कि नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता अक्सर विकलांग व्यक्तियों की ज्ञान, समझ और स्वीकृति की कमी के कारण होती है। मतलब ये जो भी नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का होता है या नेगेटिव दृष्टिकोण होता है लोगों को लेके, रूढ़िवादिता होती है कि डिसेबल्ड है ये, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये किसकी वजह से होता है? कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होता है। जबकि अगर इन चीज़ों को कम करा जाए, एडवोकेसी करी जाए कि आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो सकती हैं, एजुकेशन मिल सकती है, जिस तरीके से सभी के राइट हैं वैसे ही डिसेबिलिटी के भी राइट होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करें, तो कहीं न कहीं लोग अंडरस्टैंड करेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। बहुत बार क्या होता है, फैमिली मेंबर तैयार नहीं होते हैं, उनकी ये उम्मीद होती है कि उनका जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, लेकिन कहीं न कहीं बच्चा जब डिसेबल्ड हो जाता है तो वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सीवीआर करते हैं, तो सीवीआर में अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। उनको लगता है कि देखेंगे तो लोग हँसेंगे या फिर बोलेंगे कि इनका बेटा डिसेबल्ड है। बट उनको क्योंकि उनके राइट नहीं पता है, अगर उनको समझाया जाए कि ऐसा नहीं है, बच्चा आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ों के लिए अवेयर होंगे और ये जो स्टेरियोटाइप की बिहेवियर है, नेगेटिव एटीट्यूड है, ये खत्म हो जाएगा। फिजिकल बैरियर, physical barrier, the lack of wheelchair ramp in school building, malls, park, playground, washroom, and public transportation is a main difficulty identified by several students with disability when going to school and public places. Undoubtedly, most school structure do not respond to this requirement. मतलब हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या फिर प्लेग्राउंड में जाते हैं, वॉशरूम या फिर सार्वजनिक परिवहन होता है, वहाँ पर व्हीलचेयर नहीं होता है, रैंप नहीं होती है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जैसे स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर कई विकलांग छात्रों द्वारा पहचाना जाता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, तो अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बच्चा जा रहा है या डिसेबल्ड बच्चा जा रहा है, तो उसको कहीं न कहीं सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है। अधिकांश स्कूल संरचनाएँ इस आवश्यकता का जवाब नहीं देती। लोगों को लगता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, उनको बदलना नहीं है। तो कहीं न कहीं फिज़िकल बैरियर भी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं
उनमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में, ट्रैवल करने में, क्योंकि बसें भी बहुत बार एक्सेसिबल नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक्सेसिबल नहीं होता है बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो कहीं न कहीं उनको हमेशा बैरियर का सामना करना पड़ता है। Physical barrier there is also lack of facility or assistive technology to aid children with a particular types of difficulty. Assistive technology means the product and the service designed to meet the particular needs of people with disability, allow them to build up their abilities and meaningfully participate in the affair of their home, school, work and community. एक विशेष प्रकार की कठिनाई वाले बच्चों की सहायता के लिए सुविधाओं या सहायक तकनीकी की भी कमी हो सकती है। सहायक प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें यानी कि एटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका जो अर्थ है विकलांग लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए उत्पाद और सेवाएं उन्हें अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अपने घर, स्कूल, काम, समुदाय के मामलों में सार्थक रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। जैसे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल अगर ब्लाइंड बच्चे की बात करें तो उसके लिए जो स्टिक होती है, जो छड़ी होती है जिसकी सहायता से वो चलते हैं, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक्सेसिबल होती है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो कैलिपर होते हैं, क्रचेस होते हैं और बैसाखी होती है या फिर व्हीलचेयर होती है। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह वो मूवमेंट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। उन अपनी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं अभी भी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनको एड्स एंड अप्लायंस मिलते नहीं हैं या फिर बहुत लोगों को लगता है कि एड्स एंड अप्लायंस पहन के भी लोग यही सोचेंगे कि इनका बच्चा डिसेबल्ड है तो वो उसका उपयोग करने नहीं देते। तो कहीं न कहीं ये भी एक बाधा है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करते हैं, तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो है हियरिंग एड का उपयोग बहुत कम करते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हियरिंग एड दिखता है तो लोगों को लगता है कि इसको सुनाई नहीं देता है। क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो एक हिडन डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए उनको लगता है कि अगर हियरिंग एड लगाएँगे तो लोगों को लगेगा कि इनको सुनाई नहीं देता है, इसलिए तो कहीं न कहीं ये भी एक बैरियर है। इनएप्रोप्रिएट कैरिकुलम the curriculum is one of the chief impediment to the progress inclusive education. It happened because it does not meet the needs of broad range of diverse learner. In the many context, it is centralized in design and rigid in approach, which causes little flexibility for modification based on the local setting or the teachers to try out न्यू अप्रोच। पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा की प्रगति के लिए मुख्य बाधाओं में से एक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विविध शिक्षार्थी की एक विस्तृत श्रृंखला की जरूरतों को पूरा करता है। कई संदर्भों में ये डिजाइन में केंद्रीकृत है, दृष्टिकोण में कठोर है, जो स्थानीय सेटिंग के आधार पर संशोधन के लिए या शिक्षकों के लिए नए दृष्टिकोण को आजमाने के लिए बहुत कम लचीलापन होता है। मतलब बहुत बार क्या होता है इनएप्रोप्रिएट कैरिकुलम का मतलब है कि बहुत बार जो बच्चों की नीड होती है उस आधार पर कैरिकुलम डिजाइन नहीं किया जाता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, जैसा है वैसा पढ़ना पड़ता है। तो जब इनएप्रोप्रिएट कैरिकुलम होता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए ऐसा कैरिकुलम चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या जो भी टीचिंग मेथड यूज किया जाता है वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो समझ सकें। जो भी कंटेंट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें एडॉप्टेशन हो, जो भी टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं विद टीएलएम यूज करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, जो बच्चों की बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए एडॉप्टेशन नहीं होता है, कैरिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते लोग, या फिर जो न्यू अप्रोच है उनका उपयोग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कैरिकुलम में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। Untrained teacher.
The educator are the most significant human resources for advancing inclusive education. Their proficiency and outlook have a dramatic impact on the lives of a student who are different and who have learning challenges. Unfortunately, the teacher's competency and attitude can be the most important constraint for inclusive education. मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जब ह्यूमन रिसोर्सेज बनाए जाते हैं या फिर ट्रेनिंग लेते हैं तो वो ये ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों के साथ डील करना है, किस तरीके से उनका नॉलेज को जानना है, किस तरीके से हम बच्चों को के लेवल को जानकर उन्हें पढ़ा सकते हैं या उन्हें टीच कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टीचर जो है वो टीचर लर्निंग का हार्ट माना जाता है। एक ऐसा संसाधन है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब जब स्टूडेंट टीचर्स के पास आते हैं तो वो एक क्ले की तरह होते हैं। जैसा चाहे टीचर वैसी ट्रेनिंग दे सकता है। तो टीचर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। जैसे उनकी प्रवीणता और दृष्टिकोण का उन छात्रों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है जो अलग हैं और जिनके पास सीखने की चुनौतियां हैं। दुर्भाग्य से शिक्षकों की योग्यता और दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। मतलब जो टीचर का एटीट्यूड है, बहुत लोग टीचर की जो प्रोफिशिएंसी होती है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। अगर टीचर का जो भी बिहेवियर है या फिर प्रोफिशिएंसी है, प्रवीणता है, वो पॉजिटिव है तो बच्चों पर उसका असर पॉजिटिव होता है। अगर कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन भरा हुआ या फिर उनसे चीज़ें नहीं समझ में आई, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए शिक्षक की जो योग्यता होती है या ट्रेन्ड टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरीके से टीचर बच्चों को डील कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर टीचर सही तरीके से डील नहीं करता है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। Untrained teacher, apart from lack of technical ability, is the teacher's attitude. If teacher do not have optimistic attitude toward children with special education needs, meaningful education for them is for fetched. तकनीकी क्षमता की कमी के अलावा शिक्षकों का रवैया है, यदि शिक्षक में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण नहीं है तो उनके लिए सार्थक शिक्षा दूर की कौड़ी है। मतलब अगर टीचर के पास तकनीकी क्षमता की कमी है तो भी कहीं न कहीं वो ज़्यादा एलिजिबल नहीं हो पाता बच्चों को पढ़ाने के लिए या उसका अफ़ेक्ट कहीं न कहीं बच्चों पर पड़ता है। तो शिक्षकों में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति आशावादी मतलब जो उनका एटीट्यूड होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग आना और उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स के पास। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कहीं न कहीं हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखा सकते हैं या उनके लिए सार्थक नहीं साबित हो सकते हैं। Moreover, the persistent demand for standardized testing or the academic standard might hinder teachers' creativity in teaching children with special needs. इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड परीक्षण होते हैं या अन्य शैक्षिक मानकों की लगातार मांग विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक की रचनात्मक बाधा में डाल सकते। मतलब जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो कहीं न कहीं विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक की क्रिएटिविटी में बाधा डाल सकते हैं, जो पहले से बने बनाए होते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं एक बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है inadequate funding. Insufficient funding is a chief threat to the implementation of inclusion. It is reflect in the scarcity of resources like insufficient classroom, inadequate facility, lack of teachers, and or dearth of qualified staff, scarce learning materials, and absence of support. Significantly insufficient funding can hamper ongoing professional development and help keep both specialist and classroom teacher updated on the best practice of inclusion. मतलब इसमें जो
अपर्याप्त धन समावेश के कार्यान्वयन के लिए खतरा हो सकता है। जैसे कि मतलब जो इनसफिशिएंट क्लासरूम होती हैं, अपर्याप्त कक्षाएँ हो सकती हैं, या फिर सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, शिक्षक की कमी होती है, या योग्य कर्मचारी की कमी होती है, दुर्लभ शिक्षण सामग्री, मतलब जो भी शिक्षण सामग्री जिसके ज़रिए हम पढ़ाते हैं, वो नहीं होता है, या फिर मतलब किसी की मतलब समर्थन की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, अपर्याप्त धन या व्यावसायिक विकास में ये सारी चीज़ें बाधा डाल सकती हैं। अगर टीचर नहीं है तो भी बाधाएँ उत्पन्न होंगी, सुविधाएँ पर्याप्त नहीं होंगी, जो बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए, तो भी दिक्कतें आएँगी। जिस तरीके से कक्षाएँ होनी चाहिए बच्चों की नीड के अनुसार, अगर उस तरीके से कक्षाएँ नहीं चल रही हैं, तो भी दिक्कत आती। तो कहीं न कहीं ये बाधाएँ बच्चों की लर्निंग में आ सकती हैं। जो विशेषज्ञ और कक्षा शिक्षकों दोनों को शामिल करने की सर्वोत्तम प्रथाओं पर अद्यतन रखने में मदद करता है। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर पर्याप्त कक्षा हो, पर्याप्त सुविधा हो, शिक्षक की कमी नहीं हो, योग्य कर्मचारी हो, सुलभ शिक्षण सामग्री हो, समर्थन की उपस्थिति हो, संसाधन की कमी नहीं हो, तो जो ये मतलब बाधाएँ हैं वो कहीं न कहीं दूर हो सकती हैं। Poor organization of the education system, responsibility for decision tend to be located at the high level, and the focus of the management remains oriented towards employees complying with complying with rules rather than ensuring quality service delivery. निर्णय के लिए जिम्मेदारी उच्च स्तर पर स्थित होती है, और प्रबंधन का ध्यान कर्मचारियों की ओर उन्मुख रहता है, गुणवत्ता सेवा वितरण सुनिश्चित करने के बजाय नियमों का पालन करता है। तो अगर बच्चों का पुअर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए, मतलब अगर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, या क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं मतलब नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। Poor organization of the education system. Another organizational barrier is the lack of communication among administration, teacher, specialist, staff, parents, and student. As a result, information on the number of students excluded from the school system is lacking. अ, अगर हम बात करें एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन बाधा की, तो इसमें जो प्रशासक होते हैं, शिक्षक, विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं, या माता-पिता होते हैं, इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है, संचार की कमी होती है, ये आपस में मिलते-जुलते नहीं हैं, कोलैबोरेशन नहीं होता है, इनका मीटिंग नहीं होती, तो कहीं न कहीं टीचर या पेरेंट्स अ, भी अपने बच्चों की प्रोग्रेस नहीं जान पाते, या टीचर को भी नहीं पता चल पाता कि उनका लेबल क्या है। कहीं न कहीं जब हम फैमिली मेंबर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चे का जो बैकग्राउंड है, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, केस हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, और जब हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो कहीं न कहीं हम बच्चों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। और इसी कारण जब ये संचार की कमी होती है, तो स्कूल सिस्टम में बाहर के गए छात्रों की संख्या की जानकारी का अभाव होता है, तो कहीं न कहीं ये बैरियर उत्पन्न करता है। जैसे अभी हम बात करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज़ टू टेकिंग द सेम एग्ज़ाम, प्लीज़ क्लाइंब दैट ट्री। मतलब सबके लिए फेयर सिलेक्शन किया जाता है। जैसे ये पिक्चर है जिसमें हाथी भी है, फिश भी है, डॉग भी है, चिड़िया भी है, बंदर भी है, बहुत सारे हैं। तो इनके एक एजुकेशन सिस्टम का वो दिया गया है कि प्लीज क्लाइंब द ट्री, मतलब आप लोग पेड़ चढ़ो, इनकी सेम एग्जाम दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें, तो क्या सभी एक पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं? अगर हम इफ यू जज अ फिश its ability to climb a tree, it will spend its entire life believing it's stupid, stupid। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। तो जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से सभी पेड़ पर चढ़ सकें, या मतलब सेम तरीका ही एग्जाम का
हो। तो ये भी कहीं न कहीं जब जब हम सारी चीज़ें एक जैसी कर देते हैं, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब नीड बेस्ड एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब चीज़ें नीड बेस्ड होती हैं तो लोग उसको आसानी से उसका एक्सेस कर पाते हैं। पॉलिसी एज़ बैरियर। Policymakers who have unsound grasp or opposing view on inclusive education or obstacles to the implementation of inclusive policies. समावेशी शिक्षा पर विचारों का विरोध करने वाले नीति निर्माता समावेशी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा है। मतलब बहुत बार क्या होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट तो हो जाती हैं, पॉलिसीज बन जाती हैं, लागू हो जाती हैं, लेकिन जो फायदा है उनका उनका जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई अगर डिसेबल्ड बच्चा चाहे तो उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है या फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाता आसानी से। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की बात करें तो बहुत जगह पे क्या होता है, जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो जिनमें डिसेबिलिटी मतलब ज्यादा नहीं होती है, आजकल बहुत ज्यादा करप्शन है तो वो पैसे देके या कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं, डिसेबिलिटी का वो परसेंटेज बढ़वा लेते हैं, और जो नहीं देते हैं वो उनका क्या होता है 45 50 इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते। जबकि डिसेबिलिटी का अगर उनका लेबल देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से पॉलिसीज है, पॉलिसीज आती तो हैं बट उनका फायदा जिनको मिलना चाहिए उनको एक्चुअली में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की बाधा होती है। These obstacles in inclusive education consist of a short list of factors that can affect a student with disability in a general education classroom. Only a profound understanding of these factors and relevant issues that hinder inclusion and the elimination of them will make true inclusion a reality for all children to learn together. अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में, इन बाधाओं में कारकों की एक छोटी सूची शामिल है जो अन्य शिक्षा कक्षा में विकलांग छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं। केवल इन कारकों और प्रासंगिक मुद्दों की गहन समझ जो समावेशन में बाधा डालती है, उनका उन्मुख सभी बच्चों को एक साथ सीखने के लिए एक वास्तविकता बना देगा। तो मतलब बहुत बार क्या होता है, हाँ, मतलब जो ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन बाधाओं के कारण कहीं ना कहीं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते, चाहे वो एटीट्यूडनल बैरियर हो, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, चाहे वो सोशल बैरियर हो, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर हो, इंस्टीट्यूशनल बैरियर हो, एटीट्यूडनल बैरियर हो, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है जिसमें हर डिसेबल्ड बच्चा पीछे रह जाता है। आगे बढ़ने में काफ़ी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे लोग इन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन बाधाओं को पार नहीं कर सकते। तो हमें एज़ अ स्पेशल एजुकेटर या एज़ अ टीचर हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम जिस बच्चे को टीच करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है। उनके लिए हमें चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो चीज़ों का एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम किसी एक बच्चे को भी अच्छे से टीच कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन बच्चों के लिए टीचर बहुत कम होते हैं। और इसीलिए हमें इन बच्चों के लेबल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका लेबल क्या है, किस तरीके से हम इनको सिखा सकते हैं, हमारा टीचिंग मेथड क्या होगा। हमें अपने आधार पर नहीं, हमें बच्चों के आधार पर ये चूज़ करना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है, या फिर वो कौन सा कंटेंट ऐसा है, या क्या कंटेंट है जो हम इसे पढ़ा सकते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से। अगर हम ये चीज़ें देखेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो हाँ, एक क्लासरूम में हमें इन बाधाओं का ध्यान रखना चाहिए और इन बाधाओं को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और एटीट्यूडनल बैरियर हम हटा सकते हैं। हम सबके एटीट्यूड में जो है कि डिसेबिलिटी, तो हमें डिस को हटा के उसकी एबिलिटी को देखना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, हम उसे किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से एक बच्चे के लिए हम अपना 100% दे सकते हैं, किस तरीके से
उसको शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आप लोग सही से वीडियो देखते नहीं हैं, नहीं तो लोग कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होती है। बट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी कॉन्सेप्ट टफ लगे या जो भी टॉपिक टफ लगे वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि वो टॉपिक मैं ज़रूर डालूंगी। और आपको ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। शुक्रिया।